नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। सिंचाई के लिए उपयोगी है रेनगन यंत्र। गेंदे की फसल में जरूरी कार्यों को कर ले अधिक पैदावार। दिन प्रतिदिन भूमिगत जल स्तर में आ रही गिरावटों के कारण फसलों की सिंचाई में किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आज के समय में जरूरत है कि कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई हो। इसके लिए हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर सिंचाई की विभिन्न किफायती तकनीकियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं रेनगन के बारे में। तो ये रेनगन सिंचाई के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं GMTTC के निदेशक RP सिंह से। अभी आप यहाँ पर मेरे सामने देख रहे हैं सिंचाई में प्रयुक्त होने वाले रेनगन, जिसको कि हम ये हरे रंग का जो आपके सामने दिख रहा है, यह जो है स्कीपर के नाम से जाना जाता है। यह एक बार में 2 हॉर्स पावर के पंप से, ये जो इलेक्ट्रिक ड्रिवेन हो या जो हाई हेड प्रेशर का जो पंप है, इससे आप चला सकते हैं और 70 से 80 फीट डायमीटर तक की सिंचाई सिर्फ 4 से 5 मिनट में आप कर सकते हैं। रेनगन इरिगेशन सिस्टम छिड़कवा विधि से सिंचाई करने की एक नवीनतम कृषि तकनीकी है। सामान्य फुहारा के जैसे दिखने वाली ये मशीन रेनगन के नाम से जानी जाती है। इसमें गियर प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जो खेत में किसी भी एंगल में सिंचाई कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री यानी चारों तरफ बरसात के रूप में सिंचाई करने का एक अच्छा और सरल साधन है। हर किसान के पास आजकल बोरिंग है। बोरिंग से वो अपने किसी भी इस तरह का जो आप देख रहे हैं बगल में एक कुआं या एक जो है छोटा सा स्ट्रक्चर 10 फीट का भी बना लेते हैं और अपने बोरिंग से उसमें 10 फीट भी पानी भर लेते हैं, तो कम से कम 100 बाई 100 का प्लॉट जो है उनका, यदि तो 1 हफ्ते के लायक एनफ उसमें पानी रहता है। और जो ही पानी कम होता है फिर बोरिंग से उसको वो टॉप अप कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ा कुआं हो, 10 फीट का गड्ढा या टैंक बना करके भी हम अपने खेत में, या बहुत से किसानों के पास डोभा है, डोभा में पंप लगा करके कर सकते हैं। हमको केवल पाइप लाइन से इसको स्कीपर को जोड़ना है, जिसका कि प्रेशर थोड़ा हाई होना चाहिए उस पंप का। वैसे सिलेक्शन हम करते हैं जो हाई हेड प्रेशर दे, ताकि हमारा जो रेनगन है सुगमता से चले। इसकी लागत लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये स्कीपर की है और 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ 10 हेक्टेयर जितना चाहें आप जो है इसमें अंडरग्राउंड जो है लाइन पाइपिंग बैठा सकते हैं और इस तरह का रेजर लगा करके इसको जो है जगह जगह बदल करके आप इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसको लगाना और निकालना भी बहुत आसान होता है। सिंपली जो है ये 2 जो है क्लिप्स होते हैं और इसी क्लिप्स पे आप इसको निकाल करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। सिंचाई का यह साधन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खेत में किसी भी कोने से 70 से 100 मीटर तक बारिश के तरीके से सिंचाई कर सकता है। इसे एक स्टैंड के सहारे 45 से 180 डिग्री के कोण पर खेत की सिंचाई वाले भाग में खड़ा कर दिया जाता है। इसका दूसरा सिरा पंप सेट की पानी आपूर्ति करने वाली पाइप से जुड़ा होता है। रेनगन में पानी का दबाव बढ़ते ही इसके ऊपरी भाग में लगे फव्वारे से 100 फीट की परिधि में चारों ओर वर्षा की बूंदों की तरह पानी निकलकर फसल की सिंचाई करता है। जहाँ पर हमारे पास पानी के स्रोत कम है वहाँ के लिए बहुत कारगर है और इसके जो है किसी भी सीजन में किसी भी समय आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें सावधानी ये रखनी है, हमको इसको वैसे फसल पर प्रयोग नहीं करना है जिसमें फूल लगे हों, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे बारिश से फसल की नुकसान हो गया।
तो जो बारिश से फसल नुकसान होता है उसमें इसको प्रयोग नहीं करना है। खास करके सब्जी उत्पादन में यह बहुत उपयोगी है, चारा उत्पादन में बहुत उपयोगी है। इसी के साथ दूसरा इससे छोटा मॉडल भी बाज़ार में उपलब्ध है जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। यह हाइड्रा जो है इसके आधे कैपेसिटी का है और प्राइस वाइज भी इसके लगभग आधे में मिलता है। तो जब हमारे किसान भाई जिनके खेत की साइज़ छोटे हों ताकि पानी दूसरे के खेत तक न पहुंच जाए या कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो, तो ये छोटे वाले हमारे हाइड्रा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 हॉर्स पावर से 2 से 4 हाइड्रा या 2 स्कीपर आप आसानी से चला सकते हैं। रेनगन के लाभ। रेनगन से लंबी दूरी और ऊंचाई से पानी गिरने से फसल को पर्यावरण से नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाती है। एक रेनगन से जरूरी पावर के साथ से आधे से 1 एकड़ तक की सिंचाई अकेला कर सकता है। लगभग सभी प्रकार की खेती में इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम सिंचाई पानी वाले क्षेत्रों में भी इस तकनीक का प्रयोग कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसमें यदि हम सामान्य सिंचाई करें 2 हॉर्स पावर के पंप से, यदि हम एक सब्जी का प्लॉट लगाएं और स्कीपर से लगाएं तो जो है हम कम से कम 80% पानी की जो है बचत हम कर सकते हैं। यानी एक सिंचाई की जगह पे हम 5 सिंचाई दे सकते हैं और चाहें तो हम 10 मिनट की सिंचाई दिन में डेली भी देते हैं। यदि तो एक कुआं हमारा यदि 1 फीट का डिस्चार्ज होता है तो दूसरे दिन उतना हमारा रिचार्ज भी हो जाता है। कहने का मतलब कि डेली आप चाहें तो इसको आधे घंटे प्रयोग करके 1 से 2 एकड़ तक की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। सबसे दूसरी बात और ये है कि इसमें कोई छोटे पार्टिकल्स नहीं होते हैं, कोई क्लॉडिंग नहीं होती है, कोई छेदा जैसा चीज़ नहीं है कि चोक्ड हो जाए, और न तो इसमें कोई बहुत टेक्निकली इसको सेट करने की ज़रूरत है। सारा चीज़ ऑटोमेटिक है। सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय और पानी से खेत की सिंचाई संभव है। समय कम लगने से डीजल और बिजली की भी बचत होती है। 1 हेक्टेयर में रेनगन लगाने का खर्च क्षमता के अनुसार 20 से 30 हजार रुपए तक बैठता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 50 से 80% तक का अनुदान देती है। देश में बहुत सारी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां रेनगन का निर्माण करती हैं और इन सब की अलग अलग कीमत भी होती है। जो हमारे किसान भाई रेनगन का इस्तेमाल करना चाहते हों वो अपने जिला के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। जहां तक इसके प्राप्त करने की बात है, हर राज्य सरकार इस पर जो है सब्सिडी दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो व्यवस्था है, इसलिए मैं समझता हूं कि खास करके वैसे किसान, छोटे भी किसान जिनके छोटे प्लॉट साइज भी है, घर में भी यदि उनके पास पानी पीने का साधन है, अपने उनके पास थोड़ी सी सब्जी की खेती है, तो एक हाइड्रा लगा करके आराम से अपने छोटे से घर के टैंक से भी इसको इस्तेमाल करके सिंचाई जो है 365 दिन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पिछले 2 बार से जिस तरह से संसद सत्र में हंगामा हुआ, उसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सभी पार्टियों के साथ बैठक में बात कर सकते हैं। 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी पेपरलेस फॉर्म में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, भारत और सेंट्रल एशियाई देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की। आखिरकार एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया। इसके साथ ही एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। एयर इंडिया में सरकार की पूरी हिस्सेदारी टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी टेलिस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई है। अब से एयर इंडिया का नया मालिक टाटा ग्रुप है।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। गेंदा यानी हजारे के फूलों का प्रयोग त्योहारों, मंदिरों या फिर किसी समारोह में स्वागत के लिए किया जाता है। फूलों के बिना करीब करीब सभी समारोह अधूरे माने जाते हैं और हजारे के बढ़ते फूलों के प्रचलन के चलते किसान भी फूलों की खेती में काफी रुचि दिखाने लगे हैं। लेकिन हजारे के फूलों की अधिक उपज मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप समय समय पर इसमें किए जाने वाले कार्यों को करें। परंतु कौन कौन से कार्य को करें, आइए जानते हैं डॉक्टर रोहित मौर्य से। किसान भाइयों ने अपने गेंदे का फसल लगा रखा होगा, वो ऑब्वियसली सर्दी में पुष्पन के लिए लगाया होगा। तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना है कि लगा चुके हैं तो उसमें ये देखना है कि उसमें प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक साकी पौधा होता है जिसमें ये इसकी वानस्पतिक वृद्धि लगभग 55 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है। तो इसमें अगर हम सर्दियों में लगाए हैं तो 7 से 10 दिन के अंतराल पे पानी देते रहते हैं, जिससे प्रॉपर नमी बनी रहे। गेंदा की खेती में पौधों की बढ़वार एवं पुष्पोत्पादन में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई के पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक लाभकारी पाया गया है। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई खुली नाली विधि से की जाती है। शुष्क मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी में 5 से 6 दिन और सर्दी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। क्यारियों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जल निकास नाली पहले से तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें नमी के इसमें घास वगैरह होता है, तो ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के लिए दोनों को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडिंग भी करते रहते हैं और ताकि इसमें नमी बनी रहे। और इसमें एक काम और करना है कि अगर जो पौधे जो लगा चुके हैं तो उसमें लगभग 35 से 40 दिनों बाद उसमें पीजीआर, जो इसको बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक, एक केमिकल होता है जो SADH, उसको 250 से लेकर 2000 ppm का छिड़काव करते हैं, जिससे उसमें प्रॉपर मतलब फ्लावरिंग होती रहे, मतलब अच्छी उपज प्राप्त हो सके किसानों को। और उसके बाद इसमें एक आता है आपका मतलब खाद, बची हुई यूरिया है, वो हम पौधा रोपण के लगभग 30 दिनों बाद और 45 दिनों बाद डालते हैं। जब 45 दिनों बाद हम यूरिया डालते हैं यानी दूसरे टाइम में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको मिट्टी को गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा देते हैं ताकि उसका प्रॉपर मतलब स्टैंडिंग रहे, वो गिरे ना पौधा। पौधों की खुटाई यानी शीर्ष नोचन पौधे के फैलाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधों की खुटाई 2 बार करने से फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि पौधरोपण विलंब से किया गया हो तो केवल एक ही बार खुटाई करें। पहली खुटाई पौधरोपण के 12 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसमें पौधों के शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है। पौधों की खुटाई हाथ से करनी चाहिए। जब पौधों की लंबाई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तब खुटाई करें। और यह ध्यान रखें कि खुटाई के उपरांत पौधे पर 4 से 5 पूर्ण विकसित पत्तियां बनी रहें। ऐसा करने से एक पौधे पर 3 से 5 तक मुख्य शाखाएं आ जाती हैं। शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है। लगते हैं रेड स्पाइडर माइट और चेपा। तो रेड स्पाइडर माइट जब लगता है तो वो क्या करता है कि पत्तियों के ऊपरी हिस्से से रस को चूसता है, या फिर जो एकदम नरम रहते हैं पौधे के पार्ट्स, उससे रस चूसता है। इसके लिए हम मैलाथियान या फिर मेटासिस्टाक 0.2% का छिड़काव करते हैं। चेपा ये हरे रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह से रस को चूसता है, जहाँ से चूसता है वहाँ पे पत्तियां काली पड़ने लगती हैं और इसका अच्छा सा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके लिए हम मैलाथियान डाइमेथोएट यानी रोगार का 300 ml लगभग 500 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, या फिर मेटासिस्टाक्स का भी 0.2% का घोल बना के छिड़काव करते हैं। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।
गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और इसमें एक और होता है पत्ती झुलसा रोग, इसके लिए हम डाइथेन एम का 0.2% घोल बना के छिड़काव करते हैं। और एक इसमें सबसे सीरियस डिजीज होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम घुलनशील सल्फर यानी सल्फेक्स का घोल बना के इसमें छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसमें लगे ना ये डिजीज। उसके बाद इसमें आता है आपका तो तुड़ाई के लिए। तो जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं तो उसके लिए हम इसके लिए या तो मॉर्निंग आवर लेते हैं, जब धूप निकलने के पहले यानी 7 बजे के पहले, और शाम को 5 बजे के बाद, ताकि इसमें जो नमी बनी रहती है, जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहती है पौधे की या फिर फूल के, वो बनी रहे। और इसको तोड़ने के बाद हम छांव वाले इलाके में या फिर टीन शेड में या फिर कहीं छप्पर में रखते हैं, ताकि अच्छा खासा बना रहे और अच्छे से इसको मार्केट में भेजा जा सके। इसकी पैकिंग के लिए या तो हम लिफाफे में पैक करते हैं या बांस की बनी हुई टोकरियों में पैक करते हैं, ताकि ये मंडी में आसानी से भेजी जा सके और प्रॉपर अच्छा बना रहे। मेरे बताए गए बातों को किसान अगर अपने अमल में लाएंगे तो इससे उनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पिछले 2 बार से जिस तरह से संसद सत्र में हंगामा हुआ, उसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सभी पार्टियों के साथ बैठक में बात कर सकते हैं। 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी पेपरलेस फॉर्म में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, भारत और सेंट्रल एशियाई देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में हर वर्ष अच्छी उपज पाने के लिए ये जरूरी है कि बाग की देखरेख पर पूरा ध्यान दिया जाए, जिसके अंतर्गत बात करते हैं अमरूद के बाग की कटाई छटाई की, जो कि एक बहुत जरूरी कार्य है। तो आप किस प्रकार से करें अमरूद के बाग की कटाई छटाई, जिस बारे में बता रहे हैं उद्यान निरीक्षक जेके सिंह। देखिए, अमरूद एक ऐसी फसल है जो कि अपनी पूर्ण अवस्था 15 से 20 साल में प्राप्त कर लेती है। तो अगर आपके ऐसे अनुत्पादक बाग हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और उसमें विभिन्न किस्म के रोग लग गए हों, तो इसमें जीर्णोद्धार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिससे कि हम उसमें नए जीवन का संचरण कर लेते हैं। इसमें मुख्य तने से निकलने वाली जितनी शाखाएं हैं, उन्हें मुख्य तने से 1 फीट के आसपास से कटाई कर दी जाती है, जिसमें नई शाखाएं निकलती हैं और उन शाखाओं में फिर से फलन आने लगता है। जीर्णोद्धार का ये कार्य दिसंबर या जनवरी महीने में कर सकते हैं। तो जीर्णोद्धार एक तरीके से हम कहेंगे कि पेड़ों की हल्की कटाई छटाई से लेके गहरी कटाई तक का भी काम है। ये मुख्य रूप से इस पर निर्भर करता है कि हमारे द्वारा जो जिन पौधों का चुनाव किया गया है, उनकी अवस्था कैसी है, उनकी उत्पादन क्षमता कैसी रह गई है और उनमें रोग कैसे रह गए हैं। तो इन रोगों का तो पहले हम प्रबंधन करते हैं। जैसे कि मान लिया कि इंडरबेला कीट है, विशेष तौर से ये पुराने पेड़ों में आप उनकी तनों में देखेंगे कि बुरादा जैसा उसमें से निकलता और सुराख में से कीट जो है उसके अंदर रह के छाल को अंदर उसकी जो लकड़ी है उसको खाते हैं। तो ज़रूरी है कि पहले हम इंडरबेला कीट की रोकथाम करें। उसके लिए ज़रूरी है
कि आप जहाँ छिद्र दिखाई दे रहा है और उसकी पहचान है कि उसमें से जो भूरे रंग का बुरादा निकल रहा है, उसको एक साइकिल की तीली से उसकी सफाई कर लें और सफाई करके उसके अंदर जो है पेट्रोल और मिट्टी के तेल का मिश्रण रुई में मिला के भिगो के उसके अंदर डाल दें और गीली मिट्टी से उस छेद को आप बंद कर दें, जिससे कि उसके अंदर जो गैस बनेगी उससे कीट जो है वहाँ मर जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि प्रारंभिक अवस्था। अब इसके बाद आता है कि उसकी कटाई छटाई कैसे की जाए। तो जैसे आप बाग में देखेंगे कि बाग का एक सिद्धांत है कि जो टहनियाँ हैं वो आपस में सटी ना। अगर आप उन टहनियों को छांट देंगे, बीच से खोल देंगे तो रोशनी उसके अंदर आ जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि रोगग्रस्त टहनियाँ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रोग लग चुका है, उनको आप छटाई कर दें। तो छटाई का जो मानक है वो आम के कंपैरिजन में अमरूद में 1.25 मीटर से लेकर 1.5 मीटर के बीच का होता है। जहां आम में आप 3 मीटर तक की छटाई करते हैं, वहां अमरूद में 1.25 मीटर के आसपास आपको उसकी छटाई कर दें। तो मुख्य शाखा आप जो है 1.25 मीटर पर रखते हैं और उसके बाद जब आप छटाई करें तो ये विशेष ध्यान रखें, कटे हुए स्थान पर आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जरूर घोल लगा दें। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आपने पेस्ट नहीं लगाया और जगह खुली रह गई तो उसमें बहुत से कीट और रोग कारक को प्रवेश का द्वार मिल जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे ही आप कटाई छटाई करें तो उसमें खाद का भी प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाद का प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपके पौधों में कल्ले नहीं विकसित होंगे। तो ये ज़रूरी है कि कम से कम आप एक पौधा जो कि 15 साल से 20 साल की अवस्था का बीच है जिसका आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो 125 किलोग्राम जो है आप यूरिया और करीब 1400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और इसी तरीके से सिंगल सुपर फास्फेट का आप प्रयोग करके उसको खूब अच्छे से गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करके उसमें खाद का प्रयोग कर दें। जैविक खाद के रूप में आप सड़ी गोबर की खाद कम से कम 40 से 50 किलो प्रति पौधा और 1 किलो के आसपास नीम की खली का भी प्रयोग करेंगे, तो जिससे आपके आगे जो कल्ले होंगे बहुत अच्छे निकलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि जब आपने खाद दे दी और उसके बाद कटाई छटाई कर दी, अब इनके कल्ले जब निकलेंगे, कल्ले के प्रबंधन को सीधी भाषा में अगर हम कहें तो कल्ले इस तरीके से प्रबंधित किए जाएं कि हमारा बाग जो है चारों दिशाओं में उसकी टहनियाँ जाएं और आपस में लगे ना, तो बहुत घना ना हो और जो कल्ले अंदर की ओर निकल रहे हैं उनको आप जरूर निकाल दें, बाहर की ओर जाते हुए कल्लों को छोड़ दें। तो 4 दिशाओं में बाहर की ओर जाते हुए कल्लों का अगर आप प्रबंधन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आगामी जो वर्ष हैं उसमें फसल बहुत अच्छी आएगी। कल्ले जब निकलते हैं तो ये कोमल होते हैं, इनकी पत्तियां बड़ी मुलायम होती हैं, इस पर कीटों का भी बड़ा प्रकोप होता है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए आप जो है रोगार 1 से 1.25 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर इस पर छिड़काव कर देंगे तो आपकी जो नई कोपलें हैं वो भी आपकी सुरक्षित रहेंगी। तो इस तरीके से आप अगर अपने बागों का प्रबंधन करते हैं, उचित सिंचाई करते हैं, खाद उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं और कटे हुए स्थान पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रकोप करते हैं तो पुनः इसमें एक जीवन प्रारंभ हो जाएगा और इसमें फलत जो है प्रारंभ हो जाएगी और ये फलत आपको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ उत्पन्न कराएगी। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम प्रतापगढ़, जिला अलवर के कृषक संदीप शर्मा ने। आप आलू की एरोपोनिक्स तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो संदीप जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। एरोपोनिक तकनीक सर, ये एरोपोनिक जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि एरोपोनिक तकनीक मतलब ये हवा में आलू, इसकी जो रूट होती है वो हवा में ही इसमें मिनी ट्यूबर तैयार किए जाते हैं। जैसे ये हमारा ग्रो बॉक्स है, इसके यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है नीचे, उसके अंदर MS मीडिया तैयार होता है, उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है वो जो आलू की क्रॉप को चाहिए होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो, तो वो मिक्सटिंग के द्वारा वो रूट तक पहुँचता है, वो न्यूट्रिएंट का सोल्यूशन है जो, और जिससे मतलब पौधे को मतलब ट्यूबराइजेशन स्टार्ट होती है, उसका जो भी न्यूट्रिएंट की जो भी उसकी कमी होती है वो MS मीडिया वो पूरी करता है। पैदावार इससे जो नेट हाउस में जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है और एरोपोनिक में हमें एक प्लांट से जो एवरेज है हमारी वो 35 से 40 मिनी ट्यूबर पर प्लांट मिल जाते हैं, और जबकि वही प्लांट वो अगर नेट हाउस में लगाएंगे हम, उससे हमें 5 to 10 मिनी ट्यूबर हमें मिलेंगे उससे। एरोपोनिक यूनिट है हमारी,
ये अब तक की आलू के विषय में ये सबसे नवीनतम तकनीक है हमारी। ये हमारा जो टोटल स्ट्रक्चर है जो 1200 स्क्वायर मीटर का है और इसमें इसी जो कैपेसिटी के 18,000 प्लांट इसमें ट्रांसप्लांट हो जाते हैं और जो इससे हमें जो आउटपुट मिलता है ये हम अप्रोक्सीमेट 4 लाख मिनी ट्यूबर इससे हमें मिल जाते हैं। और जो एक मिनी ट्यूबर की जो कॉस्ट होती है जो अप्रोक्सीमेट हम 5 रुपये पर मिनी ट्यूबर के हिसाब से इसकी कॉस्ट निर्धारित करते हैं। वो हर साल वैरी करती है वो कॉस्ट, 5 रुपये भी हो सकती है, 6 रुपये भी हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेट इससे हम जो टोटल जो रेवेन्यू है इससे अप्रोक्सीमेट हम 16 लाख के अराउंड इससे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एक क्रॉप साइकिल से। डिजीज़ फ्री सीड होता है ये, इसकी गुणवत्ता उत्तम गुणवत्ता का सीड होता है ये। भविष्य में ये कारगर सीड सिद्ध हो सकती है ये, क्योंकि इसमें जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है ये टोटली वायरस फ्री मिनी ट्यूबर तैयार होता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।